मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां छोटी सी चिंगारी भी कभी कभी बड़े युद्ध में बदल जाती है। और इन्हीं इलाकों में है दो देश जो पिछले 40 साल से एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं, जिसमें कि एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ है ईरान। आज हालात ऐसी है कि दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने की धमकी तक दे चुके हैं। אז אני אגיד לך, יכול להיות שנגיע לימות המשיח, אבל זה לא הולך לקרות ביום חמישי הבא. הוא ייפול ואז הבעיה תיפתר. हैरानी की बात यह है कि इससे पहले इन दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध बहुत ही कम देखने को मिला है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर पहले युद्ध नहीं हुआ तो दोनों में इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है, और आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इन दोनों देशों को दोस्त से दुश्मन बना दिया। आज भले ही इजराइल और ईरान एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, लेकिन एक ऐसा समय था जब दोनों के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। सन 1960 और 70 के दशक की बात है। ईरान पर राज करते थे एक शक्तिशाली राजा मोहम्मद रेजा पहलवी। उनके शासनकाल में ईरान एक मॉडर्न और वेस्टर्न फ्रेंडली देश माना जाता था। उस समय इजराइल और ईरान के बीच व्यापार होता था, मिलिट्री कोऑपरेशन होता था और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती थी, यानी कि दोनों देश मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। लेकिन फिर आया साल 1979 और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। इस साल ईरान में एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक और धार्मिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसे इतिहास में ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस विद्रोह में हुआ यह था कि जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे राजा का शासनकाल समाप्त हो गया। इसके बाद ईरान में एक नई सरकार बनी, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक धार्मिक नेता रूहुल्लाह खुमैनी। रूहुल्लाह खुमैनी ने शासन में आते ही साफ ऐलान कर दिया कि इजराइल एक मुस्लिम विरोधी और शैतानी शक्ति है और वो इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। और यहीं से इन दोनों देशों में दुश्मनी की शुरुआत हुई, जो आगे कई कारणों से और भी गहरी होती गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दुश्मनी इतनी गहरी थी तो इससे पहले इजराइल और ईरान में सीधा युद्ध क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन है जियोपॉलिटिक्स। दरअसल दोनों देश जानते थे कि अगर उनके बीच सीधा युद्ध हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट एक बहुत ही बड़े युद्ध में फंस सकता है। इसलिए दोनों देश अक्सर प्रॉक्सी वार का रास्ता अपनाते आए हैं, जिसे ईरान इजराइल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। प्रॉक्सी वार कहने का मतलब होता है कि सीधा युद्ध करने के बजाय दूसरे ग्रुप्स के जरिए लड़ाई लड़ना। ईरान मिडिल ईस्ट के कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह और हमास, और ये ग्रुप्स इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी चुप नहीं बैठता। अक्सर खबरें आती है कि इजराइल ने ईरान से जुड़े मिलिट्री बेसेस और वेपन शिपमेंट्स पर हमला किया है, यानी कि पहले से ही ईरान और इजराइल एक दूसरे का सामना कर रहे थे। भले ही वह सीधे तौर पर युद्ध में नहीं थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में उनकी लड़ाई चलती रहती थी। ईरान इजराइल वार का एक और मेजर कारण था, और वह था न्यूक्लियर वेपन्स का डर। इजराइल को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो पूरा मिडिल ईस्ट का पावर कंट्रोल बदल सकता है। इसी वजह से कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इंटरनेशनल टेंशन बनी रहती है, और ऐसी खबरें आती रहती है कि इस प्रोग्राम को रोकने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन तक किए गए। अब एक सवाल जो हमारे मन में बार बार आ रहा है कि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों देश एक दूसरे से आमने सामने भिड़ गए। तो चलिए इसे भी हम समझते हैं। दरअसल 28 फरवरी 2026 को इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और राजनीतिक ठिकानों पर एक बड़ा हमला शुरू किया, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन लायंस रोर। इस ऑपरेशन में तेहरान सहित कई शहरों में एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमला सिर्फ एक देश का नहीं था, बल्कि अमेरिका की भी सैन्य सहायता शामिल थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन से कई जवाबी हमले किए। कई मिसाइल्स तो ईरान के शहरों तक पहुंच गई और कुछ हमलों में लोगों की मौत भी हुई। इसके बाद ये संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह भी युद्ध में सक्रिय हो गया और इजराइल की तरफ हजारों रॉकेट्स और ड्रोन्स दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनान पर भी कई मिलिट्री एयर स्ट्राइक किया। यानी कि ये अटैक्स अब धीरे धीरे रीजनल वार का रूप लेता जा रहा था। इसी दौरान मार्च 2026 में ईरान के महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खर्ग आइसलैंड पर भी बड़े हवाई हमले किए गए, जहां 90 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया और धमकी दी गई कि तेल निर्यात केंद्र को भी निशाना बनाया जा सकता है। यह इलाका ईरान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, इस युद्ध का जो असर है वो दुनिया के इकोनॉमी पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि पर्शियन गल्फ में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता
करता है और इस इलाके में तनाव बढ़ने से ग्लोबल ऑयल प्राइस भी प्रभावित होने लगा है और इसी की वजह से एलपीजी की शॉर्टेज भी देखी जा रही है। हालांकि एलपीजी की शॉर्टेज तो अब खत्म हो रही है, लेकिन इस इंसिडेंट ने हमें ये बता दिया कि इंडिया खाना बनाने जैसी बेसिक चीजों के लिए कितना डिपेंडेंट है। तो दोस्तों ये तो हो गई दूसरे देशों की हिस्ट्री। अगर आप अपने देश की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि कैसे एक व्यापार करने आई छोटी सी कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरी इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।